गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। तो ये करेंट बिहार और हिस्ट्री का चौथा सीरीज है। मैंने क्वेश्चन को पहले ही व्हाट्सएप पे भी ग्रुप में डाल दिया था, टेलीग्राम पे भी भेजा था, आप लोगों ने बनाया होगा। अभी हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है। ये 17वीं बीपीएससी पीटी के लिए बिल्कुल कंटिन्यू चल रहा है। तो आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, अभी हाल ही में 100% खुले में शौच मुक्त प्लस मॉडल का दर्जा किसे प्रदान किया गया। आपके सामने विकल्प है जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल। ध्यान रखिएगा, ये किसे दिया गया? जम्मू एंड कश्मीर को दिया गया, ठीक है। ओडीएफ प्लस मॉडल का दर्जा कहने का मतलब है कि शौचालय की भी व्यवस्था है और कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था है। जो भी ग्रे वाटर मतलब उत्सर्जित होता है, ठोस मतलब अवशिष्ट उत्सर्जित होता है, उसके लिए प्रबंधन की भी उत्तम व्यवस्था की गई। अगला देखते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन जो आपके सामने है वो है, भारत में पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां है? भारत में पहला हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर कहां है? आपको देखना है, विकल्प है ग्वालियर, गांधीनगर, श्रीनगर और लखनऊ। ये आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, ग्वालियर। और ध्यान रखिएगा, इसका उद्घाटन किया था माननीय मोदी जी ने किया था, है ना। और इसका जो नाम है वो नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर, ठीक है। अटल बिहारी वाजपेयी स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर। और ये ध्यान रखना है कि ये जो हाईटेक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेंटर बना है ये किसके लिए है? ये दिव्यांगों के लिए है, ठीक है। ये किसके लिए है? दिव्यांगों के लिए है। और ये भी ध्यान रखना है कि बिल्कुल वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी बेहतर कुशल कोच की व्यवस्था है और साथ ही साथ स्पोर्ट्स के लिए, एथलीट के लिए एक बेहतर इन्वायरमेंट ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, नंबर 3। भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक कहां है? आपके सामने विकल्प है इंदौर, सूरत, हैदराबाद और पुणे। ध्यान रखिएगा कि ये जो पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक बना है ये कहां बना है? हैदराबाद में बना है। भारत का पहला और विश्व का दूसरा। विश्व का जो पहला बना हुआ है वो कहां है? दक्षिण कोरिया में है। ध्यान रखिएगा, ये जो आपका सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये 23 किलोमीटर लंबा है। ये 14x7 सातों दिन खुला रहेगा। साथ ही साथ कुछ ऐसी व्यवस्था की गई है कि ये 16 मेगावाट इलेक्ट्रिक भी उत्सर्जित करेगा, ठीक है। उद्देश्य एक ही है, जीवन शैली में सुधार। उद्देश्य एक ही है, बेहतर स्वास्थ्य, बच्चों को साइकिलिंग की ट्रेनिंग देना, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित किया? राज्य जलीय जीव घोषित किया। याद रखिएगा, आपका विकल्प है उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और झारखंड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में पीलीभीत जगह पे उत्तर प्रदेश के माननीय चीफ मिनिस्टर जो है योगी आदित्यनाथ ने, ये पीलीभीत का एक साइट है मुस्तफाबाद, वहीं से इन्होंने क्या किया? गंगा डॉल्फिन को जलीय जीव, राज्य जलीय जीव घोषित किया। अबाउट उत्तर प्रदेश में नदियों में, झीलों में लगभग 2000 डॉल्फिन है, उसकी रक्षा की ये कवायद है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है, अगर डॉल्फिन से संबंधित बनेगा तो बिहार में डॉल्फिन अभयारण्य कहीं है? तो याद रखिएगा, बिहार में विक्रमशिला डॉल्फिन अभयारण्य है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ने इजराइल से अपने नागरिकों को निकालने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया है? विकल्प है ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन अजय, ऑपरेशन दुर्गा, ऑपरेशन विक्रम। ध्यान रखिएगा, ये ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन अजय है, ठीक है। आपने पढ़ा भी होगा, जब यूक्रेन में भारतीय छात्र फंस गए थे तो वहां से निकालने के लिए जो ऑपरेशन चला था उसका नाम क्या था? ऑपरेशन गंगा हुआ करता था, ठीक है। नेक्स्ट जो आपके सामने प्रश्न है 6ठा, ग्लोबल हंगर इंडेक्स
वैश्विक भूखमरी सूचकांक में भारत का स्थान है? कौन सा स्थान है? 111वां, 121वां, 131वां और 141वां। याद रखिएगा, भारत का स्थान 111वां है आउट ऑफ कितना? 125 कंट्री में। ठीक है, ये आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इससे अच्छी स्थिति में बांग्लादेश भी है, नेपाल है, पाकिस्तान है, और ग्लोबल हंगर इंडेक्स के शीर्ष पर जो कंट्री है वो आपका है बेलारूस, बोस्निया हर्जगोविना। ठीक है, ये आपका क्या है? शीर्ष पर ये कंट्री आता है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है सरस्वती सम्मान 2022 से किसे सम्मानित किया गया? ये क्वेश्चन 2022 का शायद अब तो पूछेगा नहीं, लेकिन पहले मैं बता दूं, इसे सम्मानित किया गया किसे? सरस्वती सम्मान से शिव शंकरी को सम्मानित किया गया है। लेकिन ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ दे कि सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, सरस्वती सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया, तो एकदम याद रखिएगा कि उनका नाम है प्रभा वर्मा। ठीक है, ये कहां के हैं? ये केरला के हैं। ये आपके मलयालम कवि हैं, है ना? तो 2023 का सरस्वती सम्मान किसे दिया गया? प्रभा वर्मा को दिया गया। और ये प्रभा वर्मा क्या है? मलयालम कवि हैं। और इन्हें किस बुक के लिए दिया गया ये भी ध्यान रखना है। तो इनके बुक का नाम है रौद्र सात्विकम। ध्यान रखिएगा, इनकी बुक का नाम है रौद्र सात्विकम, जिसके लिए इन्हें सरस्वती सम्मान दिया गया। कब का? 2023 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अभी हाल ही में विशाखापत्तनम का नया पर्यटन केंद्र कौन सा घोषित किया गया है? विकल्प है मिनिएचर ईस्टर्न घाट, मिनिएचर वेस्टर्न घाट, मिनिएचर उत्तरी घाट, घाट ऑफ वेस्टर्न। ठीक है, आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? मिनिएचर ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये वन्य क्षेत्र भी है और यहां के जो भी प्लांट हैं, पेड़ हैं, पौधे हैं, जिसमें से अधिकांश पेड़ पौधे की संबद्धता औषधीय गुणों से है। ठीक है, इसके लिए ये काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 9। अभी हाल ही में क्वेश्चन नंबर 9, भारत का पहला वेटलैंड शहर किसे घोषित किया गया है? नम शहर, जहां पानी का फ्लो भी है ना? तो आपके सामने विकल्प है जोधपुर, जयपुर, उदयपुर और पालमपुर। याद रखिएगा, राजस्थान का क्षेत्र है कौन? उदयपुर। इसे घोषित किया गया। ऐसे नॉमिनेट तो भोपाल को भी किया गया था, इंदौर को भी किया गया था, लेकिन किसे घोषित किया गया? घोषित किया गया उदयपुर को। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन पूछ रहा है विश्व का नंबर 1 समय पाबंद एयरपोर्ट का दर्जा किसे दिया गया है? आपके सामने विकल्प है कंपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली, सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल हवाई अड्डा कोलकाता और सेंट पॉल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा मिनियापोलिस जो आपका यूएस में है। ठीक है, ये जनरली ये आंकड़ा 4-5 महीने पे, कभी 3 महीने पे, कभी 6 महीने पे चेंज होता रहता है। लेकिन अगर हम हाल की बात करें तो याद रखिएगा कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, कैपेगोंडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बेंगलुरु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 11, नूर 3 सैन्य उपग्रह किस देश से संबंधित है? नूर 3 सैन्य उपग्रह आपके सामने विकल्प है इराक, ईरान, इजराइल और दक्षिण कोरिया। आपको देखना है आंसर क्या होना चाहिए। ठीक है, तो आपका ये क्या है? ये इमेजिंग सैटेलाइट है। ये इमेजिंग सैटेलाइट है जिसका संबंध किससे है? ईरान से है। याद रखिएगा, इमेजिंग सैटेलाइट है, 450 किलोमीटर की दूरी पे ऑर्बिट में इसको प्रक्षेपित किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? डेटा को कलेक्ट करना और तस्वीरों को कलेक्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। प्रश्न है बल्कन 2020 नाम क्या है? वल्कन 2020 ये समाचार पत्र में सुर्खियों में है। ये क्यों पॉपुलर है? क्या पनडुब्बी है, क्षुद्रग्रह है, लेजर है, खरपतवारनाशी है? आपको सोचना है ये क्या है। याद रखिएगा, लेजर है। ये आपका
ब्रिटेन ने कहा जा सकता है कि भाई अभी तक के विश्व का सबसे शक्तिशाली लेजर का डेवलपमेंट किया है, उसी का नाम है बल्कन 2020, जिसका आप कह सकते हैं कि चमक सूर्य से लाखों गुना ज्यादा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 2023 में बुकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? चेतन मारू, जयसपाल, शेहान करुणातिलक और पॉल लिंच। शेहान करुणातिलका को तो 2022 का बुकर अवार्ड मिला था, ठीक है, लेकिन 2023 का बुकर अवार्ड किसको मिला है? याद रखिएगा, यह अवार्ड मिला है पॉल लिंच को मिला है, पॉल लिंच को मिला है। ठीक है, और इनकी बुक का नाम क्या है? इनकी बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग। ध्यान रखिएगा, इनकी बुक का नाम है प्रॉफिट सॉन्ग, जिसके लिए इनको बुकर मतलब अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो प्रश्न है, नगोर्नो करबाख संघर्ष क्षेत्र किन देश के बीच मध्य स्थित है? ये ईरान इजराइल के बीच है, आर्मेनिया अजरबैजान के बीच है, अजरबैजान और इराक के बीच है, और आर्मेनिया इजराइल के बीच है। ध्यान रखिएगा, ये आर्मेनिया अजरबैजान के बीच है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने किस देश को ट्रोकोमा के समाप्त होने की घोषणा की है? आपके सामने विकल्प है ईरान, इराक, साउथ अफ्रीका और पापुआ न्यू गिनी। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये आपका आंसर क्या होगा? इराक होगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसको ट्रोकोमा, इसकी यहां पे ट्रोकोमा के समापन की घोषणा की है, और ये विश्व का क्या है? ये विश्व का 18वां देश है जो बिल्कुल क्या है? ट्रोकोमा फ्री देश है। और ध्यान रखिएगा, इस रोग की संबद्धता आंख से है। इस रोग की संबद्धता क्या है? आंख से है। क्लेमाइडिया ट्रेकोमेसिस जीवाणु के कारण यह रोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। क्वेश्चन आपका है कि भारतीय उपमहाद्वीप से प्राप्त प्राचीनतम होमिनिड के प्रमाण किस स्थल से मिले हैं? भारतीय उपमहाद्वीप के प्राचीन होमिनिड के प्रमाण, ध्यान रखिएगा, क्या है? शब्द है होमिनिड। होमिनिड का मतलब होता है मानव जैसा प्राणी, मानव जैसा प्राणी। ठीक है, आपके सामने विकल्प है सोहन, रेबात, हथनौरा और पलवरम। मध्य प्रदेश में होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में एक साइट है, क्या? हथनौरा। ठीक है, यहां से एक मानव के फॉसिल्स मिले। वो मानव कौन सा है? वो मानव है होमो इरेक्टस। याद रखिएगा, मानव क्या है? होमो इरेक्टस। चूंकि नर्मदा के किनारे का ये क्षेत्र है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? होमो इरेक्टस नर्मदेशिस कहते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा? हथनौरा। लेकिन याद रखिएगा, क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है, भारतीय उपमहाद्वीप हटा दिया जाए और पूछ दिया जाए विश्व से प्राप्त क्या प्राचीनतम होमिनिड के प्रमाण, तो आप ध्यान रखेंगे, तब आपका आंसर हो जाएगा क्या? ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस भारतीय उपमहाद्वीप में जो मिला वो क्या है? होमो इरेक्टस है। ये करीब 3 लाख वर्ष पुराने इस फॉसिल्स के प्रमाण हथनौरा से मिले हैं। भारतीय उपमहाद्वीप के संदर्भ में, विश्व के संदर्भ में क्या हो जाएगा? तो आपका ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो जाएगा। थोड़ा ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग देखते हैं, यहां पे लिखा हुआ है, उस स्थल का नाम बताएं जहां से पूरा पाषाणिक और मध्य पाषाणिक चित्रकारी के प्रमाण मिले हैं। आपका क्वेश्चन पैलेलिथिक एज से है और क्या है? मेजोलिथिक एज से है। यानी उस साइट को आपको बताना है जहां से पैलेलिथिक के पेंटिंग के भी प्रमाण मिल रहे हैं और जहां से मेजोलिथिक के पेंटिंग के भी प्रमाण मिल रहे हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, आपका आंसर क्या होगा? भीमबेटका। ध्यान रखिएगा, भीमबेटका ये कहां है? मध्य प्रदेश में रायसेन डिस्ट्रिक्ट है। और यहां से मतलब कि पूरा पाषाणिक संस्कृति का भी प्रमाण मिलता है। कालक्रम में आगे मध्य पाषाणिक संस्कृति का भी डेवलपमेंट होता रहा, इसलिए वहां से जो केव पेंटिंग का प्रमाण मिलता है वो पैलेलिथिक एज का भी है और मेजोलिथिक एज का भी है। तो आपका आंसर क्या होगा? भीमबेटका। एक चीज और बता दूं, अगर क्वेश्चन ये बनता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम केव पेंटिंग के प्रमाण कहां से मिल रहे हैं, प्राचीनतम केव पेंटिंग के प्रमाण, ध्यान रखिएगा, वो क्या हो जाएगा? भीमबेटका हो जाएगा। आई बात समझ में? ये एक साइट है पटना, इसको भी थोड़ा ध्यान रखिएगा। ये आपका कहां है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र में एक डिस्ट्रिक्ट है जलगांव डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, ये पटना इसलिए पॉपुलर है कि यहां से क्या है? शुतुरमुर्ग के अंडे पर पेंटिंग का प्रमाण मिलता है।
शुतुरमुर्ग के अंडे पर क्या है, पेंटिंग का प्रमाण। और इसकी संबद्धता भी है पूरा पाषाण काल से। पूरा पाषाण काल का अंतिम दौर कहने का मतलब क्या हुआ, अपर पैलोलिथिक एज, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में जहां से भी पेंटिंग का प्रमाण मिल रहा है वो अपर पैलोलिथिक एज का है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने साइट है, क्वेश्चन नंबर 18। एक तरफ आपका साइट है, दूसरी तरफ उससे संबंधित रिलेटेड फीचर्स हैं। आपको देखना है कि कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। ठीक है, अब साइट है गुफकरल, कहां है ये गुफकरल, आपका है कश्मीर में, याद रखिएगा, कश्मीर श्रीनगर। ये जो बुर्जहोम है ये भी आपका कहां है, कश्मीर श्रीनगर। ठीक है, ये पय्यमपल्ली आपका कहां है, आपका तमिलनाडु में है। और ये चिरांद आपका कहां है, ये बिहार के सारण में है। ठीक है, अब यहां पे रिलेटेड लिखा हुआ है फीचर्स, ध्यान रखिएगा। गुफकरल गर्ताबास सही है। बुर्जहोम स्वतंत्र पशु समाधान, पशु को सेपरेटली पालतू पशु को लोग दफनाते थे, इसके प्रमाण मिलते हैं, सही है। पय्यमपल्ली अंश टीला, इसी को आप क्या कहते हैं, इसी को आप कहते हैं एस माउंट, यानी गोबर की राख का ढेर, मिलता है, यह भी सही है। चिरांद सारण में है। रागी की खेती, याद रखिएगा, चिरांद नवपाषाण काल का भी स्थल है, चिरांद ताम्रपाषाण काल का स्थल है, आगे लौह युग में आ जाता है। चिरांद के लोग नियोलिथिक एज में गेहूं, जौ, मूंग, मसूर, मटर, धान की खेती करते थे। रागी की खेती नहीं। भारतीय उपमहाद्वीप में रागी की खेती का प्राचीनतम प्रमाण कहां से मिलता है, याद रखिएगा, कर्नाटक में एक जगह है जिसका नाम है ब्रह्मगिरी। अबाउट 2500 वर्ष पूर्व यहां के लोग रागी और कुल्थी की खेती करते थे। कुल्थी एक प्रकार का दाल होता है जिसे हॉर्स ग्राम कहते हैं, उसकी खेती करते थे। यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा, चिरांद, ये सुमेलित नहीं है। आई बात समझ में। और ध्यान रखिएगा, बुर्जहोम से अक्सर क्वेश्चन पूछता है। बुर्जहोम गुफकरल दोनों कश्मीर में, दोनों जगह से गर्ताबास का प्रमाण, केव ऑफ वाटर का प्रमाण मिलता है। लोग गड्ढे में झोपड़ी बनाते थे और निवास करते थे। लेकिन स्वतंत्र पशु समाधान बुर्जहोम से, अगर कोई पालतू पशु मर गया उसको दफनाया, या मालिक मर गया तो मालिक के साथ पालतू पशु को दफना दिया, उसका प्रमाण भी कहां, बुर्जहोम से। कई बार क्वेश्चन बना है, ध्यान दीजिएगा। और नेक्स्ट जो 19 क्वेश्चन है, खूब गौर से सोचिएगा थोड़ा, इसमें इजी देख के लगेगा लेकिन गलती होने का चांस बनता है। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण कौन प्रस्तुत करता है, प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण इसमें से कौन प्रस्तुत कर रहा है। आपके सामने विकल्प है मेहरगढ़, लहुरादेव, कोलडेवा और चिरांद। ये साइट चारों का चारों आप देखते क्या है, नियोलिथिक एज से है, ध्यान रखिएगा। अभी तक जनरली हम लोग यही पढ़ते आए हैं कि मेहरगढ़ प्राचीनतम कृषि बस्ती का प्रमाण, लेकिन अब सही नहीं होगा, दूसरा प्राचीनतम कृषि बस्ती हो जाएगा। समझ रहे हैं, पहले समझ लीजिएगा। ये जो मेहरगढ़ है, ध्यान रखिएगा, यहां से कई बार क्वेश्चन बना है कि भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से पशुपालन और कृषि दोनों के प्रमाण मिले हैं। बीपीएससी भी पूछा है, आईएएस भी पूछा है, मेहरगढ़ है ना। या किस स्थल को आप ब्रेड बास्केट कहते हैं, तो ब्रेड बास्केट के नाम से पॉपुलर साइट क्या है, मेहरगढ़ है। मेहरगढ़ कहां है, बोलन घाटी में है। क्वेटा कहां, बलूचिस्तान, मिडिल बलूचिस्तान में एक साइट है क्वेटा, वहीं मेहरगढ़ है। ठीक है, इसका मतलब है ये, मतलब कि मेजोलिथिक एज, नियोलिथिक एज, जस्ट चैलिकोलिथिक एज, हड़प्पा सभ्यता, पूरे पीरियड से रिलेटेड ये साइट है। आई बात समझ में। 6000 बीसी में यहां के लोग क्या करते थे, गेहूं और जौ की खेती करते थे। ठीक है, और आपका ये जो साइट है लहुरादेव, याद रखिएगा, ये लहुरादेव आपका कहां है, इलाहाबाद में है। इलाहाबाद में एक साइट है, सॉरी एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है संत कबीर नगर, संत कबीर नगर, वही साइट आपका लहुरादेव है। यहां के लोग 8000 बीसी में, 8000 वर्ष पूर्व क्या करते थे, धान की खेती करते थे। आप समझ सकते हैं, अगर मेहरगढ़ में 6000 बीसी गेहूं और जौ की खेती और लहुरादेव में 8000 बीसी में धान की खेती, इसका मतलब प्रथम कृषि बस्ती कौन हो गया, लहुरादेव। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी। अगर क्वेश्चन ये बनता है भारतीय उपमहाद्वीप का वह स्थल जहां से प्राचीनतम और गेहूं और जौ की खेती का प्रमाण मिलता है, तब मेहरगढ़ हो जाएगा। द्वितीय कृषि बस्ती का प्रमाण मेहरगढ़ हो जाएगा, लेकिन कृषि बस्ती का प्रमाण फर्स्ट लहुरादेव। धान की खेती का विश्व का प्राचीनतम प्रमाण कहां से, याद रखिएगा, लहुरादेव हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। अगला जो आपका क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन मध्य पाषाण काल की विशेषता नहीं है? मेजोलिथिक पीरियड का फीचर्स नहीं है, आपको सोचना है। आपका फर्स्ट है होमोसेपियंस, जिसको हम आज का मानव कहते हैं, प्रज्ञ मानव कहते हैं, ट्रांसलेट कहते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? होमोसेपियंस है। दूसरा दे रहा है दाब नाली विधि आधारित उपकरण, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी बेस्ड क्या टूल्स। तीसरा है वरियल समाधान, और चौथा है माइक्रोलिथ टूल्स, लघु पाषाणिक उपकरण। याद रखिएगा, समाधान मृतक को दफनाने की प्रवृत्ति भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार मेजोलिथिक एज से ही मिलना शुरू होता है। पैलियोलिथिक एज में नहीं था, मेजोलिथिक एज से इसके प्रमाण मिलते, सही है। उसके बाद मेजोलिथिक एज तक आते आते मानव ने छोटे आकार के उपकरणों का निर्माण शुरू कर दिया, ज्योमेट्रिकल डिजाइन के छोटे छोटे उपकरणों का निर्माण, जिसको हम माइक्रोलिथ टूल्स कहते हैं। जहां से ऐसे उपकरण ज्यादा मिले उसे हम क्या कहते हैं? माइक्रोलिथ इंडस्ट्री कहते हैं। तो यह भी सही है। छोटे आकार के ज्योमेट्रिकल डिजाइन के उपकरण जिस टेक्नोलॉजी पे आधारित हुआ करते थे, उसी को कहा गया है दाब नाली विधि, प्रेशर एंड फ्लटिंग टेक्नोलॉजी। यह भी सही है। इसका मतलब है यह सही नहीं है। तो याद रखिएगा, जितनी भी मानव प्रजातियां हैं, चाहे वो रामापिथेकस हो, ऑस्ट्रेलोपिथेकस हो, होमो इरेक्टस हो, या आपका नियंडरथल हो, या होमोसेपियंस हो, सारे का आगमन हो जाता है पूरा पाषाण काल में, पैलियोलिथिक एज में ही हो जाता है। पूरा पाषाण काल में ही सारे प्रकार के मानव का आगमन हो गया। इसका मतलब ये गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आपके सामने 21 क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थल नवपाषाण काल और महापाषाण काल दोनों से संबंधित है? याद रखिएगा, नवपाषाण काल तो आप लोग समझ ही रहे हैं, नियोलिथिक एज नहीं, अबाउट 6000 या 5500 बीसी से लेकर 3000 बीसी का दौर, ठीक है, नवपाषाण काल है, जिसका मेन फीचर कृषि हुआ करता था। और महापाषाण काल, इसका आगमन हुआ साउथ इंडिया में, यानी साउथ इंडिया में ना नियोलिथिक एज के बाद जिस कल्चर का डेवलपमेंट हुआ उसको मेगालिथिक कल्चर कहते हैं, महापाषाण काल कहते हैं। और इसका नामकरण किससे है? इसका नामकरण है स्टोन सिस्ट से, बड़े पाषाण के खंड को सिस्ट कहा गया है, उसी से है। जब वहां पे कोई व्यक्ति मरता था तो लोग क्या करते थे कि बड़े बड़े पाषाण खंड से उसके लिए क्या करते थे? विभिन्न प्रकार के कब्र का निर्माण करते थे। इसी फीचर के आधार पर काल विशेष का नामकरण हो गया मेगालिथिक एज, महापाषाण काल, महापाषाणिक संस्कृति का दौर, है ना। अब यहां पे आपके सामने विकल्प है लिंग सुगुर, पलबरम, ब्रह्मगिरी और कोलदेवा। तो याद रखिएगा, ये जो साइट है ब्रह्मगिरी, याद कीजिए नियोलिथिक एज का भी साइट है। मैंने अभी भी बताया था कि रागी और कुल्थी की खेती का प्राचीनतम प्रमाण, तो नियोलिथिक एज का भी ये साइट है। और कालक्रम में इसकी संबद्धता मेगालिथिक एज से भी हो गई। ये नवपाषाणिक संस्कृति के दौर में भी यहां पे ब्रह्मगिरी में नवपाषाणिक संस्कृति के प्रमाण मिल रहे थे, और मेगालिथिक एज में भी हम देखते क्या है, ब्रह्मगिरी से मेगालिथिक कल्चर के प्रमाण मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपका आंसर क्या होगा? ब्रह्मगिरी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22, मुंडीगाक की संस्कृति की संबद्धता या मुंडीगाक संस्कृति संबंधित स्थल शोरतुगई कहां है? शोरतुगई कहां है? पहले याद कीजिए, कई बार आईएएस में क्वेश्चन बना है, 2-3 बार, कि हड़प्पा सभ्यता की नॉर्थ वेस्ट की सीमा, नॉर्थ वेस्ट की सीमा, नॉर्थ की सीमा तो मांडा पढ़ते हैं, नॉर्थ वेस्ट की सीमा जब भी पढ़ते हैं तो क्या पढ़ते हैं? शोरतुगई को पढ़ते हैं। ये शोरतुगई कहां है? ये शोरतुगई अफगानिस्तान में है। मुंडीगाक का ही, मुंडीगाक क्षेत्र का एक साइट है शोरतुगई। हड़प्पा सभ्यता का इतना दूर भी उपनिवेश था, उनकी कॉलोनी थी। इसका मतलब है इस साइट का व्यापारिक महत्व रहा होगा हड़प्पा सभ्यता के दौर में, ठीक है। लेकिन यहां पे ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछ रहा है ये कहां स्थित है ना। तो अभी अभी मैंने बताया कहां स्थित है, तो ये आपका स्थित है कहां? अफगानिस्तान में, ठीक है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अफगानिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में से किस ताम्रपाषाणिक स्थल से घोड़े की मृण मूर्तियों की प्रमाण मिले? हॉर्स फिगरेंस के प्रमाण मिले, है ना। आपने अगर हड़प्पा सिविलाइजेशन को पढ़ा है तो आपको पढ़ा होगा कि हड़प्पा सभ्यता के अर्ली फेज में, हड़प्पा सभ्यता के मेच्योर फेज में कहीं से घोड़े का प्रमाण नहीं मिला। जो भी घोड़े का प्रमाण हड़प्पा सभ्यता में सुरकोटडा से मिलता है, या मोहनजोदड़ो से मिलता है, या लोथल से घोड़े की मूर्ति मिलती है, उसके फॉसिल्स के प्रमाण मिलते हैं, जीवाश्म के प्रमाण मिलते हैं, वो हड़प्पा के लेटर फेज के है। आई बात समझ में? अंतिम दौर के है। लेकिन हड़प्पा सभ्यता से पहले जो भारतीय उपमहाद्वीप में चैलिकोलिथिक संस्कृति थी, कल्चर थी, उस चैलिकोलिथिक कल्चर से संबंधित एक साइट है जिसका नाम है रानी गुंडई, है ना। ये रानी गुंडई से घोड़े की अस्थियों का भी प्रमाण मिलता है, और रानी गुंडई से घोड़े की मृण मूर्तियों का भी प्रमाण मिलता है। यानी हड़प्पा सभ्यता से पहले ताम्रपाषाणिक दौर में घोड़ा पालतू था रानी गुंडई में, कह सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से किस स्थल को स्थानीय लोग धूलकूट कहते हैं? यह क्वेश्चन पूछा हुआ है।
धुलकोट भी कहते हैं। और इसी स्थल का नाम है ताम्बती। आपने सुना होगा कि कौन सा स्थल है जिसका नाम ताम्बती है, उसी का नाम धुलकोट भी है। याद रखिएगा, वो साइट है आहार, यानी हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हो रहा था। हड़प्पा सभ्यता एक अर्बनाइज संस्कृति थी, अर्बनाइज सभ्यता, सिविलाइजेशन। जिस वक्त हड़प्पा सभ्यता पिक पर था, उसका नागरिकरण पिक पर था, उसके अगल बगल में ग्रामीण संस्कृतियां भी पैरेलल चल रही थी। हड़प्पा सभ्यता का डिक्लाइन हुआ, लेकिन ग्रामीण संस्कृतियां कंटिन्यू कर रही थी। उसी को हम पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की बात की ताम्रपाषाणिक संस्कृति। और उसी संस्कृति में हम लोग एक क्या पढ़ते हैं, आहार बनास संस्कृति पढ़ते होंगे, चूंकि बनास नदी के किनारे है, कहां, राजस्थान में। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, स्थानीय लोग धुलकोट कहते हैं, इसी का नाम ताम्बती है। नेक्स्ट आइएगा, अगला क्वेश्चन जो आपके सामने है 525वां। सल्तनत के किस सुल्तान को लाख बख्श या कुरान खान के नाम से हम जानते हैं? यह बड़ा ही पूछा हुआ क्वेश्चन है। लाख बख्श, लाखों में दान देने वाला, कुरान खान जो कुरान को जानता हो, याद रखता हो, रेगुलर पढ़ता हो, यह हुआ करता था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका नाम लाख बख्श भी है, जिसका नाम कुरान खां भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कलीला बा दिमना किस पुस्तक का अरबी अनुवाद है? याद कीजिए, आप लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं तो अरब इन्वेशन को पढ़ते हैं अर्ली मिडिएवल पीरियड में। तो उस वक्त जो अरबी आक्रांता भारत आए, सिंध में उनकी सत्ता स्थापित हुई, तो उन लोगों ने क्या किया, भारत का जो बहुत ही पॉपुलर बुक हुआ करता था उसका अरबी में अनुवाद किया। उसी में एक बुक विष्णु शर्मा की थी, पंचतंत्र। पंचतंत्र का जो अरबी में अनुवाद हुआ उसी का नाम है कलीला बा दिमना। तो आंसर क्या हो जाएगा, पंचतंत्र नहीं, विष्णु शर्मा की। इसी का अरबी अनुवाद क्या कहलाता है, कलीला बा दिमना कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने है, इसमें कौन सा युग्म जो है वो मतलब सही नहीं है? सभी के साथ उसका उपनाम लिखा हुआ है, आप लोग जानते होंगे। मोहम्मद शाह को रंगीला कहते हैं, आपको पता ही है ना। उसके बाद साहेब बेखबर बहादुर शाह को कहते हैं, यह भी सही है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहते हैं, यह भी सही है। फर्रुख शेर को क्या कहते हैं? फर्रुख शेर के लिए शब्द आया है कायर और घृणित, यानी आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। अगला आइएगा, ब्रिटिश संरक्षण में बनने वाला प्रथम मुगल बादशाह कौन? जिसको ब्रिटिश संरक्षण में मुगल बादशाह बनाया गया वो हुआ करता था कौन? याद रखिएगा, अकबर सेकंड, अकबर द्वितीय, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 29वां क्वेश्चन, बंगाल की राजधानी को ढाका से मकसूदाबाद लाने वाला नवाब कौन? ढाका से मकसूदाबाद तो तभी लाया होगा जब किसी प्रकार की परेशानी हो रही है, किसी का इंटरफेरेंस बढ़ा होगा। तो वैसी स्थिति में मुर्शिद कुली खां जो था, राजधानी को ढाका से कहां ले आया? मकसूदाबाद, जिसका नाम है मुर्शिदाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, किसने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से करते हुए कहा था कि उसे आप नहीं छेड़ो, शहद देंगे, और अगर छेड़ोगे तो काट काट कर मार डालेंगे। इसका मतलब है कि यूरोपीय मर्म की बेहतर जानकारी थी उस नवाब को, और वो बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, जो ये बात कहता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिएगा। नेक्स्ट जो आपके सामने क्वेश्चन है वो आपका क्वेश्चन है 9 जून 1757 की अलीनगर की संधि जो बंगाल के नवाब और ब्रिटिश के बीच हुई, उस पर ब्रिटिश की ओर से किसने हस्ताक्षर किया? जनरली आप लोगों के दिमाग में देख के लगता होगा क्लाइव, हॉलवेल, बाटसन और मेजर मुनरो में लगता होगा क्लाइव ही होगा। ज्यादातर ये गलती होती है। याद रखिएगा, काल कोठरी की घटना, ब्लैक होल की घटना, जब निष्कासित कर दिया था सिराजदौला ने ब्रिटिश लोगों को बंगाल से, वो लोग फुल्टा में जाके शरण लिए और इंतजार कर रहे थे क्लाइव और बाटसन के नेतृत्व में सेना साउथ से आएगी। और जब साउथ से सेना आई तो इन लोगों ने क्या किया, कलकत्ता पे, हुगली पे फिर अपना अधिकार कर लिया, और बंगाल का नवाब सिराजदौला अलीनगर की संधि के लिए बाध्य हो गया। अलीनगर कलकत्ता का ही पुराना नाम है। ठीक है, इस अलीनगर की संधि पे नवाब की ओर से तो नवाब ने साइन किया, यानी सिराजदौला ने, और कंपनी की ओर से साइन किया था किसने? याद रखिएगा, बाटसन ने। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है वो है, बंगाल के नवाब और ब्रिटिश के बीच संघर्ष का क्या कारण था? सही कूट का चयन करें। ये बंगाल का नवाब कौन है? ये बंगाल का नवाब है मीर कासिम। और आपको पता है कि जब मीर कासिम बंगाल का नवाब बना तो अपने आप को ब्रिटिश नजर से दूर करने के लिए राजधानी को परिवर्तित करके मुर्शिदाबाद से कहां ले आया? आपका मुंगेर। गलती किया, ब्रिटिश नाराज थे, है ना। उसने क्या किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दस्तक की सुविधा मिली हुई थी, करमुक्त व्यापार करते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी, दस्तक का दुरुपयोग करते थे।
तो बंगाल के व्यापारी भी प्रभावित हो रहे थे। मीर कासिम ने दस्तक की उपयोगिता को समाप्त कर दिया, बंगाल के व्यापारियों के लिए भी टैक्स फ्री व्यापार की अनुमति दे दी। ब्रिटिश की नाराजगी का यह भी कारण था। राम नारायण जो ब्रिटिश शाह के कारण गलत करता था, लिखा पढ़ी में हेर फेर करता था, मीर कासिम ने उसे भी पनिश किया, मृत्युदंड की सजा दी। इसके लिए ब्रिटिश नाराज थे नहीं। और आपको पता होगा कि मीर कासिम ने अपने सैनिकों को यूरोपीय तरीके से ट्रेन करने का काम किया, मुंगेर में तोड़ीदार बंदूक तोप की कारखाने स्थापित किए। अब ये तमाम कारण ब्रिटिश की नाराजगी का था। इसीलिए आप देखते क्या है, मेजर एडम्स को यह दायित्व दिया गया कि मीर कासिम के अगेंस्ट वो कार्रवाई करे, और बाद में मीर कासिम पराजित होता है। इसका मतलब है कि तीनों विकल्प सही है, तो आंसर क्या होगा, 1 2 3 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने प्रश्न है, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसएन बनर्जी लिख रहा है कौन सुमेलित है, कौन सही है। इसका मतलब ईस्ट इंडिया एसोसिएशन एसएन बनर्जी गलत है, सुमेलित नहीं है, क्योंकि ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में दादा भाई नौरोजी ने ब्रिटेन में स्थापित किया था, है ना। दूसरी बात, इंडियन एसोसिएशन किसने स्थापित किया, आपको मालूम होगा कि इंडियन एसोसिएशन जो है ये 1876 में इसे स्थापित किया था एसएन बनर्जी ने, नहीं। इसी इंडियन एसोसिएशन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के अगेंस्ट आंदोलन किया था, सिविल सर्विसेज आंदोलन में भाग लिया था। ठीक है, तो यह भी गलत है। मद्रास महाजन सभा 1884 इसके फाउंडर मेंबर कौन हुआ करते थे, बी राघवाचारी हुआ करते थे, नहीं, अय्यर हुआ करते थे। उसके बाद आपके जो स्थापित करने का श्रेय था उनका नाम था आनंद चार्लू हुआ करते थे। इसका मतलब यह भी गलत है। तो सही कौन है, तो सही है लैंड होल्डर सोसाइटी, यानी भारत का फर्स्ट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसके फाउंडर द्वारकानाथ ठाकुर थे, और यह स्थापित हुआ था कब, 1837 में। यह सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके सामने निम्न में से कौन गलत है। ठीक है, सोचिएगा। ए है कांग्रेस के सर्वाधिक समय तक अध्यक्ष रहे मौलाना अबुल कलाम आजाद, बिल्कुल सही है, लंबे समय तक अध्यक्ष रहे, नहीं 40 के बाद लगातार सेशन ही नहीं हुआ, अध्यक्ष वही रह गए। दूसरा है जॉर्ज यूल, प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता की, 1888 इलाहाबाद सेशन। ठीक है, 1888 में डफरिन ने यह नियम बना दिया कि कोई भी ब्रिटिश कांग्रेस अधिवेशन में भाग नहीं लेगा, बिल्कुल सही है। जब उसे लगा कि दिन प्रतिदिन मेंबरशिप बढ़ता जा रहा है, कांग्रेस में शामिल होने वाले सदस्यों की संख्या बढ़ रही है, तब यह प्रतिक्रियावादी हो गया, और तब यह नियम बनाया कि कोई भी ब्रिटिश अधिकारी कांग्रेस के सेशन में भाग नहीं लेगा। यह भी सही है। और लिखा हुआ है 1937 के अधिवेशन में, 1937 का कांग्रेस अधिवेशन फैजपुर ग्रामीण क्षेत्र में होने वाला अधिवेशन, जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्षता किया था। कह रहा है कि जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया गया, बिल्कुल नहीं, 13 सूत्रीय कृषि कार्यक्रम पास किया गया। इसका मतलब है कि ये क्या है, ये गलत है, सब सही है और ये गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन नेहरू जी की रचना नहीं है। आपके सामने विकल्प है द बर्न्ट एंड मीन्स ऑफ इंडिया, ये दादा भाई नेहरू जी की रचना है। ऑन द कॉमर्स ऑफ इंडिया दादा भाई नेहरू जी की रचना है। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये भी दादा भाई नेहरू जी की रचना है। आईएएस में एक साल क्वेश्चन पूछा था कि अन ब्रिटिश शब्द का इस्तेमाल किसने किया, याद रखिएगा दादा भाई नेहरू जी ने, है ना। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। और ये जो है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये बुक है आरपी दत्त की, याद रखिएगा, ये बुक है आरपी दत्त की। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला जो आपका प्रश्न है, सुधारक पत्रिका निम्न में से किसकी है। सुधारक पत्रिका किसकी है, आपको देख के ही लग गया होगा, इजी क्वेश्चन भी है और आप लोगों ने बनाया होगा, गोपाल कृष्ण गोखले, है ना। नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है, उषा किरण खान जो हिंदी और मैथिली की प्रख्यात लेखिका थी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो कहां की निवासी थी। क्वेश्चन बिहार से है, और उषा किरण खान मैथिली और हिंदी के प्रख्यात लेखिका में से फरवरी 2024 में इनकी मृत्यु हुई है, और ये मूल रूप से दरभंगा के लहरियासराय की थी, यानी आंसर ए हो जाएगा। आगे आपका जो प्रश्न है, बिहार में पंचायत निकायों में महिलाओं के लिए 50% आरक्षण की व्यवस्था किस वर्ष की गई, याद रखिएगा 2006 में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसमें से कौन सुमेलित नहीं है। बिहार का प्रथम गवर्नर, याद कीजिए 22 मार्च 1912 जब बिहार अलग हुआ, तो फर्स्ट गवर्नर बने कौन, फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर कह सकते हैं, कौन बनते हैं, एसपी सिन्हा, सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिल्कुल सही है।
बिहार बंगाल से अलग हुआ 22 मार्च 1912, सही है। बिहार से झारखंड अलग हुआ 15 नवंबर 2000, सही है। उड़ीसा से अलग बिहार राज्य का गठन हुआ क्या 1 अप्रैल 1935 में? नहीं, 1936 में। तो आंसर क्या हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 40। उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? उत्तर बिहार के कर्नाट शासकों का अंत किस सुल्तान के द्वारा हुआ था? आपके सामने विकल्प है गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और खिज्र खां। आपको बताना है कि भाई कौन। ये घटना है 1324 को। 1324 में हरि सिंह देव कर्नाट शासक हुआ करते थे। उनका नाम था, कर्नाट शासक का नाम था हरि सिंह देव। घटना 1324 की है और शासक हुआ करता था गयासुद्दीन तुगलक, जिसने हरि सिंह देव को पराजित किया और कर्नाट शासन का क्या किया? अंत किया, है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा 41। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? बिहार में आज तक अबाउट हमको लगता है, सॉरी हमको क्या लगता है, सही है, 8 बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है, जिसमें पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था कब? 1968 में। ठीक है। अगला क्वेश्चन है बिहार लोक सेवा आयोग के गठन का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में? किसी में लोक सेवा आयोग के गठन की बात है, किसी में वेतन की बात है, प्रोन्नति की बात है। तो याद रखिएगा अनुच्छेद 3 और 15 ये लोक सेवा आयोग के गठन के प्रावधान की बात करता है ना। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो आपका है कि वाल्मीकि नगर, सीतामढ़ी, भोजपुर, जमुई और दरभंगा किस पर्यटन परिपथ के अंतर्गत आते हैं? याद रखिएगा ये पूरा का पूरा जो आते हैं वो सीता परिपथ के अंतर्गत आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, उदंतपुरी महाविहार के निर्माण का श्रेय किस पाल शासक को जाता है? आपको पता ही है पाल शासक बौद्ध धर्मावलंबी। पाल शासकों ने बौद्ध धर्म की जिस शाखा को प्रोत्साहन दिया वो वज्रयान हुआ करता था। इन्हीं के प्रयास से वज्रयान का प्रचार प्रसार कहां हुआ? तिब्बत में हुआ, सुने होंगे, है ना। इनकी उपाधि भी थी परम स्वागत। इसमें एक शासक था गोपाल, जिसने उदंतपुरी महाविहार का निर्माण करवाया जो बिहार में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है कि वर्तमान में बिहार राज्य की बिजली उत्पादन की क्षमता कितनी है? इधर तो ढेर सारा आप देख रहे हैं एनटीपीसी का मतलब डेवलपमेंट भी बिहार में हुआ है और बिहार सरकार की पूरी कोशिश है कि मतलब बिजली उत्पादन की क्षमता को बढ़ाया जाए डिमांड के हिसाब से। तो अभी जो बिहार राज्य की क्षमता है वो 9,070 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। और अगला जो आपका प्रश्न है वो है बिहार में गन्ना उत्पादन में अग्रणी जिला कौन सा है? ये आप लोगों को पता होगा, बीपीएससी पूछा भी है। आपका क्या है? पश्चिमी चंपारण गन्ना उत्पादन का अग्रणी डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। थैंक यू।